मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने अपने फोन को देखा। गिरीश, मेरे वकील, के 3 मिस्ड कॉल। फिर एक संदेश आया जिसने मेरे खून को जमा दिया। तिमिर, अभी मुझे कॉल करो। अपनी बेटी के घर मत जाओ। मैं सच में कह रहा हूं। मैं सच में लिंडा के घर सांघवी में रविवार के खाने के लिए जाने ही वाला था। मेरी बेटी इस हफ्ते बहुत जोर दे रही थी। डैड, तुम अब कभी घर नहीं आते। बच्चे तुम्हें याद करते हैं। मैं तुम्हारा पसंदीदा बिरयानी बना रही हूं। मैं कैसे मना कर सकता था? लेकिन गिरीश का संदेश सब कुछ बदल दिया। मैं अपने चमड़े के सोफे पर वापस बैठ गया, जिसे माया और मैंने 32 साल पहले चुना था जब हमने यह घर बांद्रा में खरीदा था। मेरी दिवंगत पत्नी जानती थी कि क्या करना है। वह हमेशा जानती थी। लेकिन वह 4 साल पहले चली गई और तब से मैं इस दुनिया में अकेला हूं। मैंने कांपते हाथों से गिरीश का नंबर डायल किया। तिमिर। उसकी आवाज तंग और पेशेवर थी, लेकिन मैं उसके अंदर की चिंता सुन सकता था। तुम अभी कहां हो? क्या तुम अकेले हो? मैं घर पर हूं। गिरीश, क्या हो रहा है? तुम मुझे डरा रहे हो? अच्छा, वहीं रहो। अपने दरवाजे बंद करो। मैं आ रहा हूं। हमें आमने सामने बात करनी है और तुम्हें कुछ दस्तावेज दिखाने हैं जो मुझे आज सुबह मिले हैं। 20 मिनट बाद गिरीश मेरे डाइनिंग टेबल के सामने बैठा। हमारे बीच पेपर फैला रहे थे जैसे कि ये किसी अपराध स्थल पर सबूत हों, जो कि मैं मानता हूं कि थे। तिमिर, 3 दिन पहले तुम्हारी बेटी लिंडा और उसके पति दीपक ने क्वींस बेंच कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उसने रुकते हुए मुझसे गंभीरता से कहा, वे तुम्हें मानसिक रूप से अक्षम घोषित करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। वे तुम्हारे कानूनी संरक्षक बनना चाहते हैं और तुम्हारी सभी संपत्तियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। ये शब्द मेरे पर जैसे भौतिक प्रहार की तरह लगे। मैं सच में चक्कर खा रहा था। ये पागलपन है। मैं 63 साल का हूं, सिंतिनान्नी का नहीं। मैं खाद्य बैंक में स्वेच्छा से काम करता हूं। मैं अपने निवेश का प्रबंधन करता हूं। मैंने पिछले महीने बिना किसी समस्या के अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराया। मेरी आवाज ऊंची हो गई। घबराहट क्रीपिंग इन। वे ऐसा क्यों करेंगे? गिरीश ने मेरे पास एक और दस्तावेज खिसका दिया। इस वजह से तुम्हारा घर अब लगभग 4 करोड़ रुपए का है। तुम्हारा निवेश पोर्टफोलियो 8 करोड़ रुपए का है। तुम्हारी पेंशन और बचत मिलाकर तुम्हारी कुल संपत्ति 5 करोड़ रुपए से अधिक है। मुझे पता था कि मैं आराम से हूं। माया और मैंने कड़ी मेहनत की थी, सावधानी से बचत की थी, बुद्धिमानी से निवेश किया था। मैंने 35 साल तक एक पेट्रोलियम इंजीनियर के रूप में काम किया था, फिर रिटायर हुआ। लेकिन जब इस तरह से बताया गया तो यह बहुत ठोस और लक्षित लगा। लिंडा को घर के मूल्य के बारे में पता है? मैंने धीरे से कहा। हमने पिछले क्रिसमस पर कैलगरी के रियल एस्टेट बाजार के बारे में बात की थी। उसने मजाक में कहा था कि मैं एक सोने की खान पर बैठा हूं। यह मजाक नहीं था, तिमिर। गिरीश ने अपना लैपटॉप खोला और मेरी ओर घुमाया। इसे देखो। तुम्हारी बेटी और दीपक गंभीर वित्तीय समस्याओं में हैं। उन्होंने 3 साल पहले सांघवी हिल्स में 5,000 वर्ग फुट का घर खरीदा। 5 लाख रुपए का बंधक। फिर दीपक ने उसे अपने व्यवसाय के साझेदार के क्रिप्टोकरेंसी वेंचर में निवेश करने के लिए मनाया। उन्होंने 4 लाख रुपए खो दिए। तुम्हारे पोते जय के निजी स्कूल का खर्च 88,000 रुपए प्रतिवर्ष है। उनके संपत्ति कर अकेले 22,000 रुपये वार्षिक हैं। मैंने स्क्रीन पर घूरते हुए सोचा, तुम ये सब कैसे जानते हो? क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति उनके याचिका का हिस्सा है। वे यह तर्क कर रहे हैं कि उन्हें तुम्हारी संपत्तियों की रक्षा करनी है, तुम्हारी घटती मानसिक स्थिति से पहले, कि तुम अपने पैसे के साथ गैर जिम्मेदार निर्णय लो। और तिमिर, उसने मुझ पर सहानुभूति भरी नजर डाली, वे तुम्हारे खिलाफ कम से कम 6 महीने से एक केस बना रहे हैं। उसने मुझे सबूत दिखाए, मेरी सफ़वे पर तस्वीरें, जिसमें मैं अनजाने में अनमने दिख रहा था। मैं बस उस ब्रांड को खोजने की कोशिश कर रहा था जिसे माया खरीदती थी। उनके परिवार के डॉक्टर डॉनर शर्मा का एक बयान जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं एक चेकअप के दौरान भ्रमित लग रहा था। उस दिन मुझे बुरा जुकाम था और मैं भूल गया था कि मैं पहले से कौन सी दवाई ले रहा था।
एक रिकॉर्ड की गई बातचीत जिसमें मैं कथित तौर पर अपना फोन नंबर नहीं याद कर सका। मैं उन्हें अपना पुराना नंबर दे रहा था जब मैंने नए प्रदाता के पास स्विच किया था। एक वृद्ध व्यक्ति के जीवन के हर सामान्य पल को अक्षमता के सबूत में मोड़ दिया गया। लेकिन यह धोखाधड़ी है। मैंने कहा, मेरी आवाज सुनसान। यह बुजुर्गों का दुरुपयोग है। हां, यह है। और दुर्भाग्य से तिमिर, यह बढ़ता हुआ सामान्य हो रहा है। वयस्क बच्चे अपने माता पिता की संपत्तियों के लिए उनकी मृत्यु से पहले ही हमला कर रहे हैं। अदालतें इन मामलों की बढ़ती संख्या देख रही हैं। गिरीश ने अपना लैपटॉप बंद किया। सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित है। उन्होंने तेजी से काम किया। शायद तुम्हें चौंका देने की कोशिश कर रहे थे। यदि वे जीत जाते हैं तो क्या होगा? वे तुम्हारे कानूनी संरक्षक बन जाएंगे। वे तुम्हारे बैंक खातों, तुम्हारे निवेशों, तुम्हारे घर का नियंत्रण करेंगे। वे तुम्हारी संपत्ति बेच सकते हैं, तुम्हें सहायक जीवन में स्थानांतरित कर सकते हैं, तुम्हारे सभी चिकित्सा निर्णय ले सकते हैं। तुम अपनी स्वायत्तता पूरी तरह से खो दोगे। और तिमिर, उसने आगे बढ़कर कहा, उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर मैं अनुमान लगाता हूं कि वे तुम्हारा घर 3 महीने के भीतर बाजार में रख देंगे। वह घर जहां माया और मैंने लिंडा को पाला, जहां हमने क्रिसमस के खाने और जन्मदिन की पार्टियां आयोजित की, जहां हमने एक साथ बगीचा लगाया, जहां उसने हमारे बेडरूम में मेरी हाथ पकड़कर अपनी अंतिम सांस ली। वे ऐसा नहीं कर सकते, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। लिंडा ऐसा नहीं करेगी। वह मेरी बेटी है। मुझे खेद है तिमिर, लेकिन सबूत इसके विपरीत सुझाव देते हैं। वे इसे सावधानी से योजना बना रहे हैं। उन्होंने पिछले साल तुम्हारे छोटे से कार एक्सीडेंट के बाद की प्रतीक्षा की। उन्होंने हर बार जब तुमने कोई नाम भूलने या किसी चीज को छोड़ने की बात की, उसे दस्तावेज किया। निर्धारण। उन्होंने एक कहानी बनानी शुरू कर दी थी। मुझे वह दुर्घटना याद है। मैं सब्जी मंडी से घर लौट रहा था जब एक किशोर ने लाल बत्ती को पार किया और मुझसे टकरा गया। पुलिस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मैं दोषी नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि लिंडा मेरे सभी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में आने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही थी। जब भी हम बात करते, वह अपने फोन पर नोट्स क्यों लेती थी। वह तो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। मैं क्या करूं? मुझे खोया हुआ, धोखा दिया हुआ, गुस्सा और डरा हुआ महसूस हुआ। गिरीश ने अपनी पीठ को सीधा किया और उसके चेहरे की भावनाएं सहानुभूतिपूर्ण से रणनीतिक में बदल गईं। हमें जवाब देना है और समझदारी से लड़ना है। लेकिन तिमिर, मुझे जानना है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, यह आपके परिवार को तोड़ने वाली है। मैंने लिंडा को एक छोटी लड़की के रूप में याद किया। कैसे वह मेरी गोद में आकर मुझसे बेड टाइम कहानियां सुनने के लिए कहती थी। कैसे वह माया की शव यात्रा पर रोई थी, मुझसे लिपटकर, जैसे मैं उसका सहारा था। कैसे उसने मुझे पिछले हफ्ते कहा था कि वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह अब क्या करने की कोशिश कर रही है। धोखा, सोची समझी मक्कारी, पैसे के लिए अपने पिता की गरिमा और स्वतंत्रता को नष्ट करने की उसकी तत्परता। मुझे बताओ, हमें क्या करना चाहिए? गिरीश ने मुस्कुराया, लेकिन यह एक खुश मुस्कान नहीं थी। यह एक वकील की मुस्कान थी जिसे युद्ध के लिए अनुमति दी गई थी। सबसे पहले हम सब कुछ दस्तावेज करेंगे। अभी से आपको एक विस्तृत जर्नल रखना होगा। आप हर दिन क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, हर समझदारी भरा निर्णय जो आप लेते हैं। मुझे समय, विवरण, सबूत चाहिए कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। ठीक है? दूसरा, हम आपको एक स्वतंत्र मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से जांच करवाएंगे। आपके परिवार के डॉक्टर से नहीं, जिन्हें उन्होंने पहले ही प्रभावित कर लिया है, बल्कि एक बुजुर्ग मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से। कोई ऐसा जो गवाही दे सके कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। ठीक है? तीसरा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, तिमिर, आपको उन्हें यह नहीं बताना है कि आप जानते हैं। आपको सामान्य तरीके से व्यवहार करना होगा। यदि वे समझ जाते हैं कि हम उनकी चालों से अवगत हैं, तो वे अपने योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं या सबूतों को नष्ट कर सकते हैं।
उस रात का डिनर आमंत्रण अचानक भयानक लगने लगा। वे मुझे आज रात वहां बुलाना चाहते थे, है ना? मुझे शक है कि उन्होंने आपको कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार किया था। शायद एक पावर ऑफ अटॉर्नी का दस्तावेज, अन्य कागजों के बीच। बस कुछ सामान्य वित्तीय योजना, पिताजी। या उन्होंने कुछ स्टेज किया हो, आपको भ्रमित करने वाला कोई एपिसोड रिकॉर्ड किया हो, ताकि इसे अतिरिक्त सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यह तो एक अद्भुत चालाकी थी। वह मुझे ऐसा कैसे कर सकती थी? शब्द टूट गए और मुझे एहसास हुआ कि मैं रो रहा था। 67 साल का होने पर मेरा अपना बच्चा मुझे आंसुओं में बहा रहा था। गिरीश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने 30 साल तक कानून का अभ्यास किया है, तिमिर। मैंने इसे बहुत बार देखा है। पैसे लोगों को बदल देते हैं, या शायद यह दिखाता है कि वे असल में कौन थे। अगले सप्ताह मैंने गिरीश के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया। मैंने विस्तृत जर्नल बनाए, जिसमें सुबह के क्रॉसवर्ड पहेली के समय से लेकर कैलगरी फूड बैंक में अपनी स्वयंसेवी सेवाओं तक सब कुछ नोट किया। मैंने सारा चेन से मुलाकात की, जो एक बुजुर्ग मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं, जिन्होंने मुझे कई संज्ञानात्मक परीक्षणों से गुजरवाया। मैंने अपनी उम्र के समूह में औसत से काफी ऊपर स्कोर किया। मिस्टर मॉरिसन, डॉबिलासीय चेन ने हमारी तीसरी सत्र के बाद कहा, मैं पूरी पेशेवर आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूं कि आप में संज्ञानात्मक गिरावट, डिमेंशिया या मानसिक अक्षमता के कोई लक्षण नहीं हैं। आपकी याददाश्त उत्कृष्ट है, आपका तर्क तेज है और आपका निर्णय स्पष्ट है। वास्तव में आप अपनी उम्र के आधे लोगों से ज्यादा तेज हैं। लेकिन सबसे कठिन हिस्सा लिंडा के साथ सामान्य दिखावा करना था। उसने मुझसे बुधवार को फोन किया, पापा, मुझे रविवार के लिए बहुत खेद है। दीपक की मां गिर गई और हमें तुरंत जाना पड़ा। क्या हम इसे इस सप्ताहांत के लिए पुनर्निर्धारित कर सकते हैं? बिल्कुल प्रिय, मैंने कहा। यह शब्द मेरे मुंह में राख की तरह लग रहा था। क्या वह ठीक है? ओह, वह ठीक है। आप जानते हैं कि वह कितनी नाटकीय हो सकती है। लिंडा हंसी। वही परिचित आवाज जिसे मैं अपने पूरे जीवन में प्यार करता था। वास्तव में पापा, जबकि मैं आपसे बात कर रही हूं, दीपक और मैंने एक ट्रस्ट बनाने के बारे में बात की है। जानती हैं, संपत्ति योजना के लिए, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ व्यवस्थित है। अगर खैर, आप जानते हैं, हम जवान नहीं हो रहे हैं। वह अभी भी कोशिश कर रही थी, ये जानते हुए कि मेरे पास एक वकील है, ये जानते हुए कि अदालत की तारीख निकट आ रही है। वह अभी भी मुझे कानूनी नियंत्रण देने के लिए मुझसे हेरफेर कर रही थी। यह एक अच्छा विचार लगता है, मैंने सावधानी से कहा। मुझे इस पर विचार करने दो। बहुत देर तक मत सोचिए पापा, ये चीजें समय संवेदनशील होती हैं। आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है। क्या यह एक धमकी थी? मुझे अब यह भी नहीं पता था। उस रात मेरे पोते जय ने मुझसे फोन किया। वह 15 साल का था, एक अच्छा बच्चा। यह कम से कम मुझे लगता था। दादा, क्या मैं आ सकता हूं? मुझे आपसे अकेले बात करनी है। बिल्कुल जय, क्या सब ठीक है? बस मुझे आपको देखना है, कृपया। वह 20 मिनट बाद अपनी साइकिल पर आया। उसका चेहरा दौड़ने से लाल था, वह डरा हुआ लग रहा था। दादा, मुझे आपको कुछ दिखाना है, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मां और पिता को नहीं बताएंगे कि मैंने आपको बताया। मेरा दिल टूट गया। जय, क्या है? उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। मैंने पिछले हफ्ते उन्हें बात करते सुना। मां और पिता, उन्हें नहीं पता था कि मैं घर पर था। मैंने इसे रिकॉर्ड किया। मुझे खेद है, मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन जब मैंने सुना कि वे क्या कह रहे थे, तो मैंने सोचा, तुम्हें पता होना चाहिए। उसने प्ले बटन दबाया और मेरी बेटी की आवाज मेरे रसोई में गूंज उठी। कहती है, दीपक, सुनवाई 2 हफ्ते में है। गिरीश मॉरिसन शायद उसका वकील है, लेकिन हमारे पास शर्मा का बयान है, हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारे पास सब कुछ दस्तावेजित है। दीपक की आवाज में प्रतिक्रिया आई, अगर तुम्हारे पिता इसका विरोध करें तो क्या? हम तो व्यवस्थित हैं। हर भूलने की घटना, हर मिस्ड अपॉइंटमेंट, हर बार
जब वह भ्रमित लगे, जज एक पैटर्न देखेगा जो मानसिक गिरावट को दिखाता है, और अगर वो विरोध करने की कोशिश करता है तो इससे उसे लाखों रुपए का कानूनी खर्च होगा। जब यह खत्म होगा तो उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं बचेगी, और अगर हम जीतते हैं, जब हम जीतते हैं, तो घर तुरंत बिक्री पर चला जाएगा। इस बाजार में भी हमें बंधक चुकाने के बाद वे उन 8 करोड़ मिलेंगे। इससे हमारे क्रिप्टो करेंसी के नुकसान का समाधान होगा और हमें वापस जीरो पर लाएगा। फिर हम उसके निवेश पोर्टफोलियो को तरल करेंगे, अपने बंधक का भुगतान करेंगे और जय की शिक्षा के लिए ट्रस्ट स्थापित करेंगे। तुम्हारे पिता का क्या? वह कहां जाएंगे? एक ठहराव। फिर लिंडा की आवाज, जो मैंने कभी इतनी कठोर नहीं सुनी थी। एयरड्री में एक शानदार सहायक जीवन सुविधा है जो माउंट रॉयल से बहुत सस्ती है। वह ठीक रहेगा। वह जल्द ही अंतर नहीं समझेगा। जय अब चुपचाप रो रहा था, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। दादा, मुझे खेद है। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, और वे तुम्हारे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे तुम पहले से ही एक व्यक्ति नहीं हो। मैंने अपने पोते को गले लगाया। यह बहादुर बच्चा जिसने अपने दादा की रक्षा के लिए अपने माता पिता को धोखा दिया। तुमने सही किया जय, तुमने बिल्कुल सही किया। क्या वे वास्तव में तुम्हारा घर ले जाएंगे? वह घर जहां तुम और दादी रहते थे? नहीं, अगर मैं इसे रोक सकूं दोस्त। नहीं, अगर मैं इसे रोक सकूं। मैंने तुरंत गिरीश को फोन किया। जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो वह एक लंबे समय तक चुप रहा। तिमिर, यह सब कुछ बदल देता है। यह धोखाधड़ी और वृद्धों के शोषण का प्रत्यक्ष सबूत है। इस रिकॉर्डिंग के साथ हम न केवल उनके याचिका के खिलाफ बचाव करेंगे, हम आक्रमण पर जाएंगे। तुम क्या मतलब है? मेरा मतलब है, हम एक प्रतिवाद दर्ज करेंगे। धोखाधड़ी, एक कमजोर व्यक्ति का वित्तीय शोषण करने का प्रयास, चोरी करने की साजिश। और तिमिर, हम सुनिश्चित करेंगे कि रानी की बेंच में हर जज जानता है कि तुम्हारी बेटी ने क्या करने की कोशिश की। सुनवाई मेरे लिए अपेक्षा से जल्दी आ गई। मैं अदालत में जय के पास बैठा था, उसका हाथ मेरे हाथ में था। दूसरी ओर लिंडा और दीपक अपने वकील के साथ बैठे थे, जो एक महंगे सूट में एक चिकने दिखने वाले आदमी थे। लिंडा मेरी आंखों से नहीं मिल रही थी। न्यायाधीश माया रोड्रिगेज ने सुनवाई की। वह अपनी 50 के दशक में थी, उसके बाल स्टील ग्रे थे और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो। लिंडा का वकील पहले गया, उनका मामला प्रस्तुत करते हुए। तस्वीरें, डॉ शर्मा के नोट्स, मेरे कथित गिरावट का दस्तावेज। उसने एक दुखद स्थिति का चित्रण किया। एक लविंग बेटी अपने गिरते पिता की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। आपका सम्मान श्री मॉरिसन स्पष्ट रूप से मानसिक गिरावट के शुरुआती चरण में है। उनकी बेटी मिस मॉरिसन फ्लेचर केवल यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि उनके पिता की बड़ी संपत्ति सुरक्षित और जिम्मेदारी से प्रबंधित हो, इससे पहले कि वह ऐसे निर्णय लें जो उनकी वित्तीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। फिर गिरीश की बारी थी। आपका सम्मान मैं डॉ सारा चेन का मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन प्रस्तुत करना चाहूंगा जो पिछले सप्ताह पूरा हुआ। डॉ चेन ने मानसिक गिरावट का कोई सबूत नहीं पाया। वास्तव में श्री मॉरिसन ने अपनी आयु समूह में सभी मानसिक क्षमताओं के क्षेत्रों में औसत से ऊपर परीक्षण किया। उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यायाधीश ने इसे ध्यान से पढ़ा। मैं यह भी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मिस मॉरिसन फ्लेचर और उनके पति ने व्यवस्थित रूप से सामान्य उम्र बढ़ने के व्यवहारों को दस्तावेजित किया है और उन्हें अयोग्यता का सबूत के रूप में प्रस्तुत किया है। सेफवे पर भ्रम। श्री मॉरिसन एक विशेष ब्रांड के अनाज की तलाश कर रहे थे। डॉ शर्मा के कार्यालय में भ्रम। उन्हें इन्फ्लुएंजा था और बुखार 101 था। भूले हुए फोन नंबर। उन्होंने हाल ही में सेवा प्रदाता बदला था और अभी भी नए नंबर के साथ समायोजन कर रहे थे। गिरीश ने उनके सबूत के हर टुकड़े को विधिपूर्वक नष्ट कर दिया। लेकिन आपका सम्मान सबसे महत्वपूर्ण। मेरे पास इस याचिका के पीछे की सच्ची मंशा का सबूत है। उसने जय की रिकॉर्डिंग चलाई। चुप अदालत में
लिंडा और दीपक की आवाजें गूंज उठीं, ठंडी और साजिश भरी, मेरी संपत्ति के बारे में चर्चा करते हुए, जैसे मैं पहले से ही मर चुका था। घर तुरंत बिक्री पर चला जाएगा, उसके निवेश पोर्टफोलियो को तरल करें, वह जल्द ही अंतर नहीं समझेगा। जज का चेहरा हर शब्द के साथ कठोर होता गया। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो गिरीश ने जारी रखा, आपका सम्मान यह एक लविंग बेटी नहीं है जो अपने पिता की रक्षा कर रही है, यह वित्तीय शोषण का एक पूर्व निर्धारित प्रयास है। मिस मॉरिसन फ्लेचर और उनके पति बुरे निवेशों के कारण गंभीर वित्तीय संकट में हैं। उन्हें श्री मॉरिसन को अयोग्य घोषित करके 5 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ होगा। उन्होंने चिकित्सा रिकॉर्ड को हेरफेर किया है, तस्वीरें स्टेज की हैं और एक झूठी कहानी बनाई है, सब कुछ अपने पिता की जीवन बचत चुराने के लिए। लिंडा का वकील तेजी से खड़ा हुआ। आपका सम्मान, यह रिकॉर्डिंग मेरी मुवक्किल की जानकारी या सहमति के बिना प्राप्त की गई थी। यह स्वीकार्य नहीं है। एक आपराधिक मुकदमे में शायद। न्यायाधीश रॉड्रिगेज ने उसे रोक दिया। लेकिन यह एक नागरिक कार्यवाही है जो अभिभावकत्व के संबंध में है और मुझे इस याचिका के पीछे की प्रेरणाओं को समझने में बहुत दिलचस्पी है। उसने लिंडा की ओर मुड़कर कहा, मिस मॉरिसन फ्लेचर, क्या आप मुझे यह समझा सकती हैं कि आप अपने पिता के घर को बेचने और उसके संपत्तियों को तरल करने के बारे में चर्चा क्यों कर रही है, जबकि वह इस अदालत में स्पष्ट रूप से स्वस्थ मानसिक स्थिति में बैठे हैं? लिंडा ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। आपका सम्मान, उसने आखिरकार कहा। वह रिकॉर्डिंग संदर्भ से बाहर थी। हम बस काल्पनिक संपत्ति योजना की चर्चा कर रहे थे। काल्पनिक संपत्ति योजना जिसमें आपके पिता को एक सुंदर सहायक निवास में रखने की बात थी, जबकि आप उनके घर को बेचकर लगभग 2 मिलियन रुपए कमा रहे थे। जज की आवाज ठंडी थी। मिस मॉरिसन फ्लेचर, मैं इस मंच पर 18 साल से हूं। मुझे वित्तीय वृद्ध शोषण पहचानने में कोई समस्या नहीं है। न्यायाधीश शर्मा ने अपने सामने के कागजात को लंबे समय तक देखा, फिर उसने सीधे लिंडा और दीपक की ओर देखा। मैं इस याचिका को पूर्वाग्रह के साथ खारिज कर रही हूं, जिसका मतलब है कि इसे दोबारा दायर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मैं एक रोक लगाने का आदेश दे रही हूं। मिस मॉरिसन फ्लेचर और श्री फ्लेचर को श्री मॉरिसन से संपर्क करने या उनके निवास के 100 मीटर के भीतर आने से प्रतिबंधित किया गया है और यह प्रतिबंध कम से कम 2 साल तक रहेगा। मैं इस मामले को संभावित आपराधिक आरोपों के लिए भी संदर्भित कर रही हूं, उसने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नरम हो गई। श्री मॉरिसन, मैं आपके द्वारा अनुभव की गई स्थिति के लिए गहरी खेद प्रकट करती हूं। कोई भी माता पिता उस दर्द को नहीं सहन कर सकता जो आपकी बेटी ने आपको दिया है। मैं आदेश दे रही हूं कि आपकी रक्षा से संबंधित सभी कानूनी शुल्क याचिकाकर्ताओं द्वारा अदा किए जाएं। इसके अतिरिक्त मैं अनुशंसा करती हूं कि आप अपने संपत्ति योजना को अद्यतन करने पर विचार करें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की हेराफेरी से बच सकें। लिंडा अब रो रही थी, लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं थे। यह उन लोगों के आंसू थे जिन्होंने अभी अभी सब कुछ खो दिया हो। पापा, कृपया, उसने कोर्ट के बंद होने पर पुकारा। पापा, आपको समझना चाहिए। मैंने उसे एक आखिरी बार देखने के लिए मुड़ा। मेरी बेटी, वह छोटी लड़की जिसे मैंने साइकिल चलाना सिखाया था, जिसे मैंने उसकी शादी में चलाया था, जिसे मैंने समझा था। मैं अच्छी तरह समझता हूं, लिंडा। मैं समझता हूं कि आप पैसे के लिए मुझे नष्ट करने को तैयार थीं। मैं समझता हूं कि आपने अपने पिता को एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक संपत्ति के रूप में देखा। मैं समझता हूं कि आपकी मां, जिसे आपने बहुत प्यार करने का दावा किया, आप पर गर्व नहीं करती। जय ने मेरा हाथ थाम लिया। मेरा पोता, जिसने सही करने की हिम्मत दिखाई, भले ही इसका मतलब अपने माता पिता के खिलाफ जाना हो। दादा, क्या हम अब घर जा सकते हैं? हाँ जय, चलो घर चलते हैं। जब हम अदालत से बाहर निकले, गिरीश मेरे बगल में चल रहा था। थिमिर, यह बेहद कठिन था। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता। मैंने जय की ओर देखा, लेकिन मैं जानता था कि हर परिवार खून का नहीं होता और हर खून
परिवार का नहीं होता। मैंने आज एक बेटी खो दी, लेकिन मुझे यह ज्ञान मिला कि मैंने कम से कम एक व्यक्ति को ईमानदारी से बड़ा किया है। उस शाम अपने घर में, जहां माया और मैंने अपना जीवन बिताया, मैंने अपने वकील को एक बार फिर फोन किया। गिरीश, मुझे अपनी वसीयत अपडेट करनी है। घर, निवेश, सब कुछ। मैं जय की शिक्षा और भविष्य के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करना चाहता हूं। लिंडा को कुछ नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं। उसने अपना चुनाव कर लिया। क्या आप सुनिश्चित हैं? तिमिर, यह स्थायी है। मैं बहुत सुनिश्चित हूं। और गिरीश, मैं चाहता हूं कि यह स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि क्यों। मैं चाहता हूं कि वसीयत में यह विस्तार से लिखा जाए कि उसने क्या करने की कोशिश की, ताकि अगर वह कभी इसे चुनौती देती है तो एक जज पूरी कहानी जान सके। यह हो जाएगा। 1 सप्ताह बाद जय मेरे साथ रहने आया। उसके माता पिता ने उसे बाहर निकाल दिया जब उन्हें एहसास हुआ कि उसने उन्हें रिकॉर्ड किया है। 15 साल का, और उन्होंने अपने बेटे पर पैसे को चुन लिया। लेकिन मेरे पास एक बड़ा घर और बड़ा दिल था, और जय को किसी की जरूरत थी जो उसे पहले रख सके। हमने एक नया रूटीन स्थापित किया। स्कूल से पहले एक साथ नाश्ता, खाने की मेज पर होमवर्क, पहाड़ों में वीकेंड की यात्राएं। जय ने मेरे साथ बगीचे में मदद की, जहां माया अपने गुलाब उगाती थी। दादा, उसने एक शनिवार की सुबह पूछा जब हम खरपतवार निकाल रहे थे, क्या आप कभी उसे माफ करेंगे? मां, मेरा मतलब है। मैंने अपनी एड़ियों पर बैठकर सवाल को ध्यान से सोचा। माफी उनके लिए नहीं है, जय। यह आपके जीवन के बचे हुए हिस्से को जहर नहीं लगने देने के बारे में है। क्या मैं आपकी मां द्वारा किए गए कार्य को माफ करता हूं? नहीं। क्या मैं उसके साथ कभी कोई संबंध रखूंगा? शायद नहीं। लेकिन मैं अपने शेष वर्षों को कड़वाहट में नहीं बिताऊंगा। मेरे पास जीने के लिए बहुत कुछ बाकी है, और अब मुझे आपको यह जीने में मदद करने के लिए मिला है। 6 महीने बाद जय और मैं बगीचे में एक साथ खड़े थे, नई स्थापित तालिका को देखते हुए। माया का नाम, उसकी तारीखें और एक उद्धरण जो हमने साथ चुना था। परिवार हमेशा खून नहीं होता। वे लोग हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं जब बाकी सब दूर चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि दादी को यह पसंद आया होगा? जय ने पूछा। मुझे लगता है कि आपकी दादी इसे बहुत पसंद करती और वह आपके लिए बहुत गर्वित होती। मेरा फोन बजा। यह गिरीश था। तिमिर, मुझे लगा आपको जानना चाहिए। क्राउन ने आरोप दायर करने का निर्णय लिया। लिंडा और दीपक ने धोखाधड़ी के प्रयास में दोषी ठहराया। उन्हें निलंबित सजा और 2 साल की परिवीक्षा मिली, लेकिन यह अब उनके रिकॉर्ड पर है। और इसका मतलब है कि यह वास्तव में खत्म हो गया है। वे इससे वापस नहीं आ सकते। आपकी संपत्ति सुरक्षित है, आपकी स्वायत्तता संरक्षित है, और आप अपने जीवन के बाकी हिस्से को शांति में जी सकते हैं। मैंने जय को देखा, जो हमारे द्वारा एक साथ लगाए गए सब्जियों को ध्यान से पानी दे रहा था। मेरा पोता जिसने मुझे बचाया, जिसे मैंने बदले में बचाया। धन्यवाद गिरीश, सब कुछ के लिए। उस रात जब जय ने अपने होमवर्क पर काम करते हुए और उनके बगल में बैठकर, मुझे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। लिंडा ने मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश की। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरी स्वतंत्रता। लेकिन उसने जो वास्तव में किया, वह मुझे यह दिखाना था कि असली मायने क्या रखते हैं। 4 मिलियन डॉलर के घर की कीमत मायने नहीं रखती, हालांकि मैं इसे बरकरार रखने के लिए आभारी था, न ही निवेश पोर्टफोलियो या बैंक खाते। असली मायने उस व्यक्ति के सामने बैठने में थे जो अपने पेंसिल को चबाते हुए गणित के सवाल हल कर रहा था। परिवार सिर्फ खून या दायित्व या विरासत के बारे में नहीं होता। यह उन लोगों के बारे में होता है जो तब आपके पास होते हैं जब सब कुछ बिखर जाता है। यह उस 15 वर्षीय लड़के के बारे में था जिसने सही करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दूसरी बार के अवसरों और नए शुरुआत के बारे में था। माया हमेशा कहती थी कि लोग आपको तब दिखाते हैं जब उनके पास कुछ खोने के लिए होता है। लिंडा ने मुझे यह दिखाया कि वह अपने पिता को वित्तीय सुरक्षा के लिए बलिदान करने को तैयार थी। लेकिन जय ने मुझे दिखाया कि साहस और ईमानदारी सबसे युवा पीढ़ी में भी मौजूद हो सकती है, भले ही इसके लिए उसे सब कुछ
गंवाना पड़े। मैं अब 67 साल का हूं और मैंने पिछले 6 महीनों में जितना सीखा है उतना मैंने पिछले 67 वर्षों में नहीं सीखा। मैंने सीखा है कि विश्वास अर्जित किया जाता है, दिया नहीं जाता। मैंने सीखा है कि जो लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते हैं वे कभी कभी वही होते हैं जो आपको सबसे गहरा चोट पहुंचाते हैं। मैंने सीखा है कि असली प्यार वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है जो आप तब करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने सीखा है कि अपने लिए खड़े होना कभी देर नहीं होती। यह कमजोरी नहीं है। मदद मांगना साहस है। उन लोगों के खिलाफ लड़ाई करना जो आपसे फायदा उठाना चाहते हैं प्रतिशोध ही नहीं है, यह आत्मरक्षा है। जो कोई भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है उसे मैं यह बताना चाहता हूं, अगर आपके परिवार में कोई आपको अक्षम घोषित करने की कोशिश कर रहा है, आपकी जिंदगी पर नियंत्रण पाने के लिए या जो आपने कमाया है उसे चुराने के लिए, तो लड़ाई करें, एक वकील लें, सब कुछ दस्तावेज करें, अपनी अंतर्दृष्टि पर विश्वास करें और याद रखें कि आपकी कीमत आपके बैंक खाते से परे है, आपकी संपत्तियों से अधिक है। आप पागल नहीं हैं, आप उलझन में नहीं हैं, आप पैरानॉइड नहीं हैं। अगर कोई व्यवस्थित रूप से आपकी क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि वे आपसे कुछ चाहते हैं, आपके लिए नहीं। और अगर आप एक वृद्ध माता पिता के वयस्क बच्चे हैं जो यह पढ़ रहे हैं, तो याद रखें कि आपकी विरासत तब तक आपकी नहीं है जब तक कि यह आपकी नहीं है। आपके माता पिता आपको अपना घर, अपनी बचत या अपनी संपत्तियां नहीं देते। उन्होंने इसे कमाया है। वे तय करते हैं कि इसके साथ क्या होगा। और अगर आप इसे धोखे या कानूनी चालाकी के जरिए लेने की कोशिश करते हैं तो आप पैसे जीत सकते हैं, लेकिन आप कुछ बहुत अधिक मूल्यवान खो देंगे। आप खुद को खो देंगे। लिंडा को 1.5 साल की योजना बनानी पड़ी, अनगिनत घंटों की चालाकी करनी पड़ी और शायद संभावित विरासत में सैकड़ों हजारों का नुकसान उठाना पड़ा। इसका उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी? उसका पिता, उसका बेटा, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी आत्मसम्मान। क्या यह इसके लायक था? आपको उससे पूछना होगा। लेकिन मुझे संदेह है कि अपने शांत क्षणों में वह इसका जवाब जानती है। मेरे लिए, मेरे पास एक पोते को बड़ा करने, सब्जियां उगाने और जीने के लिए बहुत सारी जिंदगी है। बांद्रा में जो घर है वह अब सिर्फ 1 करोड़ों की संपत्ति नहीं रह गया है। यह घर है, यही वह जगह है जहां जय ईमानदारी का पाठ सीख रहा है। यही वह जगह है जहां माया की यादें हर कोने में बसी हैं। यही वह जगह है जहां न्याय मिला और परिवार को फिर से परिभाषित किया गया। और यह सब पैसे से अधिक कीमती है।